हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भाई बहन हमारे साथ कनेक्ट हैं, जो नहीं भी कनेक्ट हैं, उन सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए हम लोग अपनी जो एनसीईआरटी पॉलिटी है उसको स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी में क्लास 8 की पॉलिटी पे आ गए हैं। ठीक है, हमने क्लास 6 की पॉलिटी समाप्त कर दी है एमसीक्यू के फॉर्म में। हमने क्लास 7 की पॉलिटी भी समाप्त कर दी। अब हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी पे आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 8 की जो पॉलिटी है उसका चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे और इसे अब हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। अपने पढ़ाई का जो तरीका है उसमें चेंज करेंगे। अभी तक जो चीज़ें थी, अभी तक जो क्लासेस थी, उसमें आपको केवल और ये जानना था कौन से पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन जो हमारी क्लास 8 की पॉलिटी है वो बहुत ही कंसेप्चुअल है, उसके कंसेप्ट समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आज से हम लोग पहले कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, या 1-2 क्लास में पहले हम लोग पूरा कंसेप्ट देख लेंगे, उसके बाद फिर उसका एमसीक्यू देख करके फिर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा उस पर मूव ऑन करेंगे। इससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होगी और एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह का कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर आपके रॉन्ग होने की संभावना कम हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए पैटर्न के साथ। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले तो यही काम कीजिए, बड़ा नेक काम होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। ये क्लासेस ना केवल सीटेट के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप पॉलिटी को समझना चाहते हैं तब भी आपके लिए ये क्लासेस उतनी ही हेल्पफुल हैं जितना कि सीटेट के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1। ठीक है, इसे हम कई पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि कुछ भी आपसे छूटने ना पाए। कई सारी शब्दावलियां हैं इसमें जो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है पॉलिटी को समझने के लिए। तो चैप्टर का नाम हमने देख ही लिया, संविधान यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि आखिर ये संविधान होता क्या है। ठीक है, जो हम लोग हमेशा कहते रहते हैं ना कि हमारे संविधान के द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, हमें बोलने की आज़ादी दी गई है, हमें समानता का अधिकार दिया गया, हमें अपने धर्म को अपने हिसाब से मानने का अधिकार दिया गया है। तो ये सारे जो अधिकार हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं, हमें ये तो पहले पता होना चाहिए कि आखिरकार ये संविधान है क्या। ठीक है, तो संविधान भैया क्या है। अगर हम लोग अपने देश के नज़रिए से देखें तो संविधान एक लिखित कानून की किताब होती है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि हर एक देश में सेम व्यवस्था नहीं है, हर एक देश में लिखित जो संविधान है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो संविधान क्या है, संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है। ठीक है, संविधान क्या है, संविधान या तो लिखा गया या फिर बिना लिखा गया एक दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश या किसी संगठन के जो मूलभूत नियम होते हैं, जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं वो उसमें समाहित होते हैं। ठीक है, और ये जो संविधान होता है ये हमारे सरकार की संरचना यानी कि किस तरह की संरचना है, नागरिकों के कौन से अधिकार हैं और नागरिकों के कौन से कर्तव्य हैं और जो कानून है उनको बनाने की क्या प्रक्रिया होगी, इसको परिभाषित करता है। ठीक है, तो संविधान क्या है ये पॉइंट याद रखिए। कल को अगर आपसे कोई पूछ ले कि संविधान को परिभाषित कीजिए तो संविधान के बारे में आप क्या बताएंगे उन्हें, तो आप सीधे से शब्दों में बताएंगे कि भैया संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी देश या संगठन के जो मूलभूत नियम और सिद्धांत होते हैं वो उसमें समाहित होते हैं। और जो संविधान है ये सरकार की संरचना, जो हमारे नागरिक हैं उनके कौन से अधिकार हैं, उनके कौन से कर्तव्य हैं, और साथ में जो कानून बनाया जा रहा है नागरिकों के लिए वो कानून बनाने की कौन सी प्रक्रिया जो है सरकार के द्वारा फॉलो की जाएगी, वो सारी बातों का संग्रह आपको संविधान में मिल जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। संविधान को समझने के लिए उसकी परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो संविधान है वो क्या है, तो वो कानून की एक लिखी गई किताब है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग।
अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार जो संविधान है इसके उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, अगर इतना परिश्रम करके हम लोगों के द्वारा एक संविधान बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। तो कौन सा उद्देश्य इसके पीछे निहित है ये हम लोग देख लेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है वो होता है सरकार की शक्तियों को सीमित करना। ठीक है, अर्थात जो सरकार है, जो हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है, वो कहीं असीमित शक्तियों के साथ हमारे ही जो अधिकार है उनको ना दबाना स्टार्ट कर दे, हमको ही प्रताड़ित करना ना स्टार्ट कर दे, हमारे अधिकारों को हमसे ही ना छीन ले। इसके लिए उसकी शक्तियों को सीमित करना आवश्यक है। ठीक है, और शक्तियों को आप सीमित कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि संविधान के द्वारा, संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उसके द्वारा हम सरकार की शक्तियों को सीमित करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आप देखें कि जो संविधान है वो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है ताकि जो सरकार है वो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ना कर सके। ठीक है, यानी कि पता चला कि चुनाव का टाइम आया और सरकार ने सोचा कि कुछ भी हो जाए, मतलब सामने वाली जो पार्टी है उसको एक भी वोट ना पड़ने पाए, उनके जो वोटर्स हैं उन सभी को उठा करके जेल में ठूंस के भर दो, तो ये सारे काम सरकार ना करने पाए, सरकार अपने मनमानी तरीके से नागरिकों का शोषण ना करने पाए। इसके पीछे कौन जो है जिम्मेदार होगा, कौन ये शक्ति देगा, कौन मतलब कि सरकार की असीमित शक्तियों को मतलब कि कम करेगा, तो वो हमारा संविधान होगा। ठीक है, फिर आप देखें दूसरा क्या उद्देश्य होता है संविधान का। तो पहला तो हमने देखा कि सरकार की शक्तियों को सीमित करना ये संविधान के बनाने का उद्देश्य होता है। दूसरा जो है वो होता है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, यानी कि जो हमारे नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा किया जा सके, इसके लिए भी संविधान का होना आवश्यक है। तो संविधान जो है वो हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब ये मौलिक अधिकार क्या हैं? तो हमारे जो संविधान है उसमें हमें कई तरह के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें एक अधिकार होता है मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनकी गारंटी हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ली जाती है। अर्थात अगर सरकार के द्वारा किसी भी कानून को बना करके जो हमें मौलिक अधिकारों में अधिकार दिए गए हैं उनको छीनने का प्रयास किया जाएगा तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमें उन अधिकारों की मतलब की रक्षा की गारंटी देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनके रक्षा की गारंटी हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे समानता का अधिकार, जैसे अस्पृश्यता का जो अंत है। हमारा संविधान का जो आर्टिकल 17 है वो हमें बताता है कि मतलब कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। अर्थात ना कोई नागरिक, ना कोई मतलब सरकार किसी भी व्यक्ति या किसी भी समूह के विरुद्ध जो जाति सूचक शब्द है या उन्हें मतलब कि छुआछूत को बढ़ावा नहीं देगा। और अगर इस तरह की कोई घटना आपको कहीं देखने को मिलती है तो आप उसके विरुद्ध जा करके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अपने यहाँ के हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि देखिए श्रीमान, हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार सरकार के द्वारा या फिर किसी नागरिक के द्वारा किया जा रहा है। जबकि जो अन्य अधिकार होते हैं, जो मौलिक अधिकारों के इतर जो अधिकार हैं, जैसे कानूनी अधिकार, जैसे संवैधानिक अधिकार, तो उन अधिकारों के खिलाफ आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखें कि जो हमारा संविधान होता है उसके उद्देश्यों में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना भी शामिल है। अर्थात संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि भाषण की स्वतंत्रता जो कि हमें आर्टिकल 19 के तहत दी गई है, धर्म की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 25 में मिल जाएगा और समानता का अधिकार आपको आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स, ये जो हमारा संविधान है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। आज तो हमें संविधान को समझना है कि संविधान क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या है, उसको लाने के पीछे के कारण क्या है, और कुछ और भी शब्दावलियां हैं जैसे लोकतंत्र वगैरह। ठीक है, फिर तीसरा उद्देश्य क्या है? तो संविधान के आने का जो तीसरा उद्देश्य है वो है कानून का शासन स्थापित करना। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का, किसी एक व्यक्ति का जो मनमाना ढंग का कानून बनाया जाए उसका शासन हो, किसी एक व्यक्ति विशेष का शासन हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए। तो ठीक है, तो संविधान बनाने के उद्देश्य का जो है ये भी एक पीछे का रीज़न होता है कि हमारे यहाँ कानून का शासन हो, किसी एक व्यक्ति विशेष का शासन ना हो, अर्थात तानाशाही ना हो।
तो देखिए, संविधान कानून का शासन स्थापित करता है, जिसका अर्थ है कि सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, अर्थात संविधान का उद्देश्य है कि वो सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे। कैसे? तो संविधान जो है वो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाता है और जो कार्यक्रम है उनको निर्देशित करता है। जो अगला पॉइंट है वो आ जाएगा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, अर्थात जो हमारा संविधान है उसके द्वारा विभिन्न समूहों और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ ला करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, अर्थात किसी के साथ बिना भेदभाव किए सबको एक साथ ला करके जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता है उसको बढ़ावा दिया जाए। और ये प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? तो ये प्रेरणा भी हमें हमारे देश के संविधान से मिलती है। ठीक है, तो हमारे मतलब कि देश में संविधान का होना क्यों आवश्यक है, तो उसके पीछे का हमने देख लिया कारण कि संविधान हमारे सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए आवश्यक है, यानी कि जो सरकार है वो मनमानी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, नागरिकों को शोषण ना करे, इसके लिए संविधान का होना आवश्यक है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान का होना आवश्यक है। कानून का शासन स्थापित हो सके, किसी व्यक्ति विशेष का शासन स्थापित ना हो, इसके लिए संविधान का होना आवश्यक है। साथ में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए भी संविधान का आवश्यक है होना, और साथ में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए भी हमारा संविधान का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं कि संविधान के उद्देश्य क्या होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपको पूरे विश्व में किस किस तरह के संविधान देखने को मिल जाएंगे। तो आप देखें कि दो प्रकार के संविधान होते हैं। पहला कौन सा है? पहला होता है लिखित संविधान, जैसे कि हमारे भारत देश का संविधान। ठीक है, हमारे भारत देश का संविधान क्या है? तो एक कानूनी दस्तावेज है जिसको बहुत ही अच्छे से संकलित करके रखा गया है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक देश में सेम व्यवस्था हो सकता है कुछ ऐसे भी देश हो जो मतलब कि परंपराओं पे चले आ रहे हों, उन्होंने कुछ लिख के ना रखा हो। तो चलिए देख लेते हैं। आपको दो प्रकार के संविधान पूरे विश्व में देखने को मिल जाएंगे। पहला तो है लिखित संविधान। लिखित संविधान का जो लिखित संविधान है वो एक एकल दस्तावेज होता है जिसमें देश के सभी मूलभूत नियम और सिद्धांत मतलब लिख के रखे गए होते हैं, जैसे भारत का संविधान, जैसे यूएस का संविधान। ठीक है, जबकि आप देखें कि जो अलिखित संविधान है वो क्या होता है? तो अलिखित संविधान कानूनों, अदालती फैसलों और परंपराओं का एक संग्रह होता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो बिना लिखित संविधान में माना जाता है। ठीक है, तो जो हमारा ब्रिटेन का संविधान है वो माना जाता है कि वो अलिखित संविधान है। ठीक, अगर ब्रिटेन की स्पेलिंग गलत हो तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि संविधान की आखिरकार हमें आवश्यकता क्या है। ठीक है, हमने देखा कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होता है, फिर हमने देखा कि संविधान दो प्रकार के आपको पूरे विश्व में देखने को मिल जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार संविधान की आवश्यकता क्या है। तो संविधान का उद्देश्य और आवश्यकता लगभग मिलते जुलते होंगे, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे, क्या पता कल को यही पूछ लिया जाए आपसे कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो आप देखें कि दुनिया के अधिकांश देशों के पास अपना खुद का संविधान है जो लोकतांत्रिक देशों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो आप देखें कि लोकतांत्रिक देशों के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जगह जहाँ पे संविधान है वो लोकतांत्रिक देश हो ही। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, इसको याद करके रखिए कि अगर कोई देश लोकतांत्रिक है तो उनका अपना संविधान होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कहीं पे संविधान है तो वो देश लोकतांत्रिक हो। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है और हमारे यहाँ एक लिखित संविधान भी है, जबकि आपको ये देखने को मिल जाएगा कि चाइना में संविधान है लेकिन उनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। संविधान देश के नागरिकों के लिए नियमों का एक समूह होता है। संविधान जो है वो एक देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह उन आदर्शों को निर्धारित करने का काम करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को बनाते हैं। ठीक है, फिर आप देखें जो संविधान है यह नियमों का एक समूह है जिसे देश के सभी लोग सरकार को चलाने की पद्धति के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, यानी कि जो सरकार है वो किस तरह से कामकाज करेगी अपने, उसकी जो पद्धति है वो हमारे संविधान में लिखा गया है और जो नागरिक हैं उनके द्वारा उस पद्धति को स्वीकार किया गया है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि संविधान जो है वो यह निर्धारित करता है कि सरकार
किस प्रकार की होगी, उन आदर्शों को स्थापित करता है उन जिनकी रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो संविधान है वो बताता है कि हमारी सरकार किस तरह की होगी, लोकतांत्रिक होगी, तानाशाही होगी, निरंकुश होगी, या फिर राजा रजवाड़े या राजशाही टाइप का जो है शासन होगा। आगे देखें कि जो हमारा संविधान है यह विभिन्न समुदायों के बीच सहमति और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे एकजुट होकर के सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो जो हमारा संविधान है वो जो भी विभिन्न समुदाय आपको एक देश के भीतर आपको देखने को मिलेगा कि कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके कल्चर अलग होते हैं, जिनकी वेशभूषा अलग है, जिनके धर्म को मानने का तरीका अलग है, अपनी पूजा पाठ करने की जो पद्धति है वो भी अलग है, लेकिन सभी समुदायों के बीच सहमति बनी रहे और सभी लोग एक दूसरे को सहयोग दें, सहयोग को बढ़ावा दें। ये जो है हमारा जो संविधान है वो इसमें सहयोग करता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि संविधान क्या है, संविधान जो है एग्जैक्टली उसके क्या कुछ उद्देश्य वगैरह हो सकते हैं। अब हम थोड़ा अपने भारत देश के संविधान के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम भारत देश के संविधान की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत देश जो है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखा हुआ जो दस्तावेज है संविधान के रूप में वो किस देश का है, तो वो हमारे प्यारे भारत देश का है। और ये भी माना जाता है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी भारत देश के भीतर ही है। आगे देखें कि जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। ये सारी शब्दावलियां हम लोग आगे देखते चलेंगे, अभी कुछ बता देते हैं। जैसे संप्रभु अर्थात भारत देश जो है संप्रभु राज्य है, अर्थात वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या उनको जो है फैसले लेने हैं, इन फैसलों को लेने के लिए वो स्वतंत्र है, किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अर्थात हमारे जो संबंध हैं वो रसिया के साथ कैसे होंगे, चाइना के साथ कैसे होंगे, अमेरिका के साथ कैसे होंगे, हमारी विदेश नीति कैसे चलेगी, ये सारे मामले हम अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार इन सारे जो है कि निर्णयों का फैसला करेंगे। इसमें किसी भी बाहरी देश, किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये होता है संप्रभु राज्य या फिर हमारे देश की संप्रभुता। समाजवादी तो सभी के साथ जो है कि समान रूप से व्यवहार किया जाए, किसी को भी प्रॉब्लम ना होने पाए, तो ये जो व्यवस्था है ये समाजवादी टाइप की व्यवस्था मानी जाती है। धर्मनिरपेक्ष अर्थात जो कि किसी भी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। हमारे यहाँ सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है जिसमें हम लोग सभी धर्मों को समान नज़र से देखते हैं, और एक नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता होती है जिसमें किसी भी धर्म को नहीं मानना, यानी कि धर्म को मानना ही नहीं है एक तरह से। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य अर्थात जो देश के मुखिया होते हैं उनको हम लोग चुनाव के द्वारा चुनते हैं। वो कोई आनुवांशिक पद नहीं है कि आज जो राष्ट्रपति हैं आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं वो भी राष्ट्रपति होंगी, तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो हमारे यहाँ नहीं है, अर्थात हम लोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं। तो हमारे संविधान के द्वारा ये घोषणा की गई है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आगे देखें जो हमारा संविधान है और क्या कहता है, तो वो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो मौलिक अधिकार हमने पहले ही बता दिए, ये हमारे संविधान के भाग 3 में आपको आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के भीतर मिल जाएंगे, जिसमें सपोज दैट जो भी मौलिक अधिकार आपको मिले हैं, अगर सरकार के द्वारा किसी कानून को बना करके उन मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो आपके पास ये शक्ति है कि आप डायरेक्ट जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और ये जो हमको मिला हुआ है ये कहाँ से मिला है, तो ये आर्टिकल 32 के तहत मिला है। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये हमें कहाँ से मिला है, तो ये हमें भारत के संविधान का जो आर्टिकल 226 है वो इस बात की स्वतंत्रता देता है। आगे देखें, सरकार की संरचना को परिभाषित करता है, अर्थात सरकार किस तरह से होगी, सरकार एकल होगी या फिर द्विस्तरीय होगी या त्रिस्तरीय होगी, ये संरचना कैसी होगी, ये भी हमारा जो संविधान है वो क्या करता है, परिभाषित करता है। और कानून बनाने की जो प्रक्रियाएं हैं उनको भी निर्धारित करता है। तो ये हमारे भारत देश का संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा घटनाक्रम है, वो सारे पॉइंट्स भी हैं लेकिन हम लोग आगे देखेंगे।
चलिए आगे देखेंगे कि जो हमारी संविधान सभा है उसके गठन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए कि जो हमारा संविधान है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है, वो उसको बनाने में एक संविधान की सभा गठित की गई थी, उसके द्वारा हमारा संविधान बना है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान को किसने बनाया है तो आप ये मत कहिएगा कि बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने बनाया, नहीं, ये बहुत छिछला सा उत्तर हो जाएगा। आप उन्हें बताइएगा कि संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को बनाया गया है। आगे देखेंगे कि संविधान सभा का जो गठन है तो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन की डिमांड की गई थी। किससे की गई थी? तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों से की गई थी। और 1948 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें केवल भारतीय सदस्य थे। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि जो हमारे संविधान की सभा है उसमें केवल भारतीय मेंबर शामिल थे, अर्थात जो हमारा संविधान बना हुआ है वो टोटल भारतीयों के द्वारा बनाया गया दस्तावेज है। फिर हम देख लेते हैं ये जो हमारी संविधान सभा बनाई गई, जिसमें आपको स्टार्टिंग में 299, फिर जो है बाद में 284 मेंबर्स मिलते हैं। 284 मेंबर्स का जो है साइन किया गया है हमारे संविधान पे। बाकी और भी बहुत सारे लोग थे। तो उनका जो कार्य था वो क्या था? देखिए, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि संविधान का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो देखिए संविधान का क्या महत्व है। तो जो संविधान है यह उन आदर्शों को निर्धारित करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार बना सकते हैं। यानी कि सामने वाला अर्थात जो देश के नागरिक हैं वो किस तरह से अपने देश को देखना चाहते हैं, किस तरह की शासन व्यवस्था अपने देश में चाहते हैं, ये सब करने का काम, ये सब जो है मतलब कि किस तरह से चीज़ें होंगी उसको निर्धारित करने का जो काम है वो देश के नागरिकों के द्वारा अपना निर्धारित करके संविधान में लिखा जाएगा और फिर उसके बाद उसी अनुसार जो देश की शासन व्यवस्था है वो काम करेगी। आगे देखिए, ये सरकार के स्वरूप को परिभाषित करता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सरकार लोकतंत्रात्मक होगी या तानाशाही वाली होगी या फिर जो है राजतंत्र होगा। तो ये किस तरह का तंत्र आप अपने देश में चाहते हैं उसको निर्धारित, उसको परिभाषित करने का जो काम है वो संविधान के द्वारा किया जाएगा। आगे देखिए, उन आदर्शों पर एक साझा समझ विकसित करता है जिनकी रक्षा की जानी चाहिए। अर्थात जो हमारे देश का संविधान होता है वह सरकार के स्वरूप को परिभाषित करेगा, उन आदर्शों पर एक साझा समझ डेवलप करेगा जिनकी रक्षा की जानी चाहिए। तो ये संविधान का महत्व होता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए, आपको ना चैप्टर में बताया गया है कि नेपाल में लोग लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते हैं। उनके यहाँ संविधान था, उनके यहाँ संविधान का एक लिखित दस्तावेज भी था, लेकिन उनके द्वारा फिर भी संघर्ष किया गया कि एक नया संविधान बनाया जाए। क्यों? क्योंकि जो पहले संविधान था ना वो राजतंत्रात्मक संविधान था, यानी कि संविधान में जो भी चीज़ें लिखी गई थी उसमें जो मुख्य थे वो राजा थे, राजा के द्वारा सारी शक्तियों का उपयोग किया जाता था। लेकिन जो नेपाल के लोग हैं उन्हें फिर लोकतंत्र का जो महत्व है वो समझ में आता है, तो वो लोग अपने देश में लोकतंत्र को लाने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः फिर उनके द्वारा एक नया संविधान बनाया जाता है और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है। अर्थात अब किसी राजा रजवाड़े के हाथ में जो है शासन ना होकर के जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में शासन होगा। तो चलिए एक झलक देख लेते हैं उसको हम लोग। तो नेपाल में लोकतंत्र का 1 वर्ष, तो ये क्या है? तो नेपाल में 1990 में यानी कि 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। लेकिन 2002 में जो राजा ज्ञानेंद्र हैं इनके द्वारा माओवादी संघर्ष का बहाना बना करके सरकार के कामकाज पर नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया गया। आगे चल के 2005 में उन्होंने संसद को ही भंग कर दिया और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर आगे क्या हुआ? आगे आप देखें कि 2006 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों के कारण राजा ने संसद को बहाल कर दिया और राजनीतिक दलों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया। फिर उसके बाद नेपाल ने 2008 में राजशाही को समाप्त किया और एक संघीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया। आगे चल करके 2015 में उनके द्वारा देश में एक नए संविधान को अपनाया गया और ठीक है, तो उनके द्वारा याद रखिएगा कि 2015 में नेपाल ने एक नया संविधान अपनाया।
इस तरह के क्वेश्चन ना बीपीएससी जो है वो पूछ सकता है। आप देखेंगे कि जो बीपीएससी 2.0 का एग्जाम हुआ था उसमें एसएसटी वाले पोर्शन में, जिसमें पॉलिटी और हिस्ट्री वाला पोर्शन जिन्होंने लिया हुआ था, उनसे इस तरह के क्वेश्चंस खूब पूछे गए थे। जैसे चाइना ने अपना जो संविधान है, चाइना का संविधान कब बना, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है कि 2000 मतलब कि जो नेपाल है उनका अपना संविधान कब बनाया गया, लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वो उनके यहाँ कब अपनाई गई। तो आप इसको याद रखें कि 2015 में नेपाल के द्वारा एक नया संविधान जो है बना करके अपनाया गया। आगे हम देख लेते हैं कि आखिरकार नेपाल में नए संविधान की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि उनके यहाँ तो पहले से ही संविधान था, तो उन्होंने ये संघर्ष क्यों किया। तो आप देखें कि निचला जो नेपाल है ना, उस अब पहले तो कई सारे लोग होंगे जिनको तो पता ही नहीं होगा कि नेपाल कहाँ है, नेपाल है क्या। तो भैया नेपाल अपने भारत देश का एक पड़ोसी देश है, ठीक है, ये पहले ही याद रखिएगा। मैंने तो स्टार्टिंग में बताया ही नहीं, मुझे मैप भी लगाना चाहिए था। चलिए फिर किसी दिन दिखा देंगे मैप में इसको हम। तो आप देखिए नेपाल का जो पिछला संविधान था ना वो राजशाही पर आधारित था, यानी कि राजा के हाथ में शासन था, राजा ही सारे फैसले किए करते थे। 2015 में अपनाया गया जो नया संविधान है वो लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित था, अर्थात अब जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो भी कामकाज है वो किया जाएगा और जनता को नज़र में रख कर किया जाएगा। ये देखिए नेपाल का मतलब नेपाल में जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनका एक चित्र वहाँ पर दिखाया गया था हमारी एनसीईआरटी में, तो हमने आपके लिए ये शामिल किया है। ये नेपाल का झंडा है, जैसे अपने भारत देश का झंडा हल्का हल्का लग रहा है ना। अब देखिए अपने भारत देश का जो झंडा है उसका कलर नारंगी सफ़ेद हरा है, इनका देखिए रेड वाइट और ग्रीन है। तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों चीज़ हिंदी में ही बोल लेते, ठीक है चलता है ये सब। आगे देखें हम लोग कि लोकतंत्रात्मक जो देश हैं उनमें संविधान और जो प्रक्रियाएं हैं उनको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो हमारा जो संविधान है वो, ठीक है। यानी कि लोकतंत्रात्मक देश में जो संविधान है वो क्या काम करता है, तो वो नियमों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगला पॉइंट देखिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं के चुनाव और सत्ता के संभावित दुरुपयोग की बात होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा जो है लोकतंत्र की बुराई करने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जो नेता है ना उनका चुनाव और सत्ता का संभावित दुरुपयोग हो सकता है। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो लोग मतलब एंटी बीजेपी हैं, वो लोग कहते हैं कि मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, एक छत्र राज कर रहे हैं, किसी से उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आपको लोकतंत्र में देखने को मिल जाएंगी। और साथ में इस बात को लेकर के भी जो लोग हैं वो कहते हैं कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जो सरकारें होती हैं ना वो स्थिर नहीं होती हैं, यानी कि आज कोई सरकार है उसके द्वारा कोई स्कीम चालू की गई, जो अगली सरकार जो है दोबारा से चुन के आएगी, हो सकता है कि वो उस स्कीम को वो पसंद ना करे, दूसरी स्कीम लाए, तो इससे ना बार बार मतलब कि परेशानी ही होती है। तो ये एक मतलब कि दुरुपयोग टाइप का माना जाता है कि सत्ता का दुरुपयोग, और एक व्यक्ति विशेष भी सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। पता चला कि संविधान में बहुत कुछ लिखा है लेकिन जब तक वो 5 साल के लिए शासक बन गए हैं तो फिर सब कुछ अपने हाथ में लेकर के पूरा जो है निर्णय खुद से ले रहे हैं, जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर के लोग इस तरह की बातें करते रहे हैं। मतलब हालांकि जब भी आप देखेंगे कोई भी पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी मतलब पार्टी हो, जब उनके पास मतलब कि आ जाता है ना कि पूर्ण बहुमत में सरकार हो, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल ही जाती हैं। तो किसी एक पार्टी को लेकर के मतलब बुराई करना ठीक नहीं होता, कम से कम हम लोगों के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, हम लोगों को अंधभक्त नहीं होना है। तो इस तरह हम आपको केवल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस तरह की जो बातें हैं ना वो लोकतंत्र को लेकर के लोग करते हैं, और एक जीता जागता हाल का एग्जाम्पल भी हमने आपको दे दिया। तो इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं कि लोकतंत्र में एक तो अस्थिर सरकारें होती हैं, सरकार जो है स्थिर नहीं होती, जो मतलब कि स्कीम बनाएगी, पता चला जो अगली गवर्नमेंट आए उसको स्कीम पसंद ना हो, बार बार इसी में पैसे भी जाएंगे, टाइम भी जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की बुराई के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। आगे देखें कि संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और नेताओं को सत्ता के दुरुपयोग से रोकता है। तो जो हमारा देश का संविधान होता है ना वो क्या काम करता है, वो नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। अर्थात कोई पूर्ण बहुमत में सरकार है तो पता चला कि बेवजह इमरजेंसी लगा करके नागरिकों के अधिकारों को ना छीन ले, उसके लिए कौन गारंटी देता है, संविधान गारंटी देता है। और नेताओं की सत्ता के दुरुपयोग को भी रोकने का जो काम है वो गवर्नमेंट करता है। अब एक बात आगे चल के अभी पता चलेगा लोकतंत्र को लेकर के, एक छोटा सा पॉइंट है जो हम आपको बताएंगे।
चलिए एक जो है ना छोटा सा दिया हुआ है पटकथा, जो कि एनसीईआरटी के दिया ही रहता है उसमें पटकथा, चलिए उसको देख लेते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दरअसल आपको बता दें कि किससे रिलेटेड है, तो कोई शक्तिशाली व्यक्ति कैसे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है उसका एग्जाम्पल है। तो ये देखिए ये भाई साहब जो है ना, इनका नाम है अनिल और ये क्लास के मॉनिटर हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अनिल, आज मैं रामन, सुरेश नहीं भैया, सुरेश भाई साहब हैं ये, दरअसल सुरेश जो है, इनका नाम सुरेश है, अनिल नहीं, इनका नाम सुरेश है और ये कक्षा के मॉनिटर हैं। तो आप देखिए सुरेश जो है ना वो अपनी कक्षा के मॉनिटर हैं। आप लोगों में से बताएं कौन कौन व्यक्ति हैं जो अपनी क्लास में कभी मॉनिटर बने रहे होंगे, जैसे कि हम अपनी क्लास फर्स्ट में मॉनिटर थे। आप लोग बताएं क्या कभी मॉनिटर बने हैं और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किए हैं कि नहीं। तो आप देखें सुरेश अपनी कक्षा के मॉनिटर हैं, वो दबंग किस्म के लड़के हैं, यानी कि वो एक जो बच्चा है ना वो एकदम दबंग टाइप का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते और क्लास टीचर्स जो श्रीमती राव हैं वो अचानक किसी काम से उनको बाहर जाना हुआ, वो सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती हैं। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। तो जो अनिल भाई साहब है ना, उनसे सुरेश की बनती नहीं थी, तो वो उनको तंग करने का बढ़िया मौका पा गए। आज कह रहे हैं कि अनिल आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। तो अनिल बेचारे कह रहे हैं लेकिन मैंने किया क्या है भाई साहब, बताओ तो मॉनिटर जी, आखिर मैंने क्या किया है। लेकिन मॉनिटर को तो मतलब कि एकदम पर्सनली खुन्नस है, उनको तो अपनी खुन्नस निकालना है। आगे देखें, जब श्रीमती राव लौटी तो क्या कह रहे हैं सुरेश कि जब आप कक्षा से बाहर गई थी तो अनिल शोर मचा रहा था और सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। ठीक है, तो ये जो सुरेश भाई साहब हैं वो चुगली कर रहे हैं मैडम से कि देखिए मैम, अनिल के द्वारा इस तरह की हरकतें जो है वो की गई। आगे देखिए मैडम जी क्या कर रही हैं, तो कह रही अनिल आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा, तुम आज 100 बार लिखोगे, मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। ठीक है, तो सुरेश की तो जो है बल्ले बल्ले हो गई, बेचारा अनिल फंस गया इसी में। तो कह रही लेकिन मैडम मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बेचारा कहता ही रह गया। तो ये ना क्या है, ये कुल मिलाकर के आपको एक कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि हो सकता है कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे जो उनसे कमज़ोर लोग हैं उनको लेकर के। तो इस तरह की चीज़ें ना लोकतंत्र में देखने को मिल जाती हैं, लेकिन जो हमारा संविधान है वो इस तरह की हरकतों को करने से रोकता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा है। आपको अक्सर जो है इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं लोकतंत्र में, तो ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ही, जब स्पेशली ऐसी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो और उसमें भी लोग आपस में ही गुटबाजी में बटे हुए हों, धर्म या मतलब किसी और चीज़ को लेकर के किसी एक विचारधारा को फॉलो कर रहे हों, तो लोकतंत्र में आपको इस तरह की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलेगी। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, खेलों की घंटी शुरू होने वाली है, चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, यानी कि बास्केटबॉल नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। तो ये स्कूल है, स्कूल में लड़के और लड़कियों के बीच की ये बात चल रही है। जो लड़कियां हैं वो चाह रही हैं कि हम आज बास्केटबॉल मतलब खेला जाए, जबकि लड़के जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। आगे देखिए, जो लड़कियां हैं वो कह रहे हैं कि हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। आगे देखिए क्या होगा, कह रहे हैं शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों में हाथ उठा करके अपनी राय बताने के लिए कहते हैं और हाँ हाँ हम जीत गए, अर्थात जो लड़के हैं वो जीत जाते हैं और जो लड़कियां हैं वो बेचारी बस तनमना के रह जाती हैं कि ये तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में अधिक है। तो अब देखिए ऐसे ही लोकतंत्रात्मक देश में जब चुनाव होता है, सपोज दैट अगर लोग, अब जाहिर सी बात है कितना भी लोग कह लें कि हम बहुत आधुनिक हैं, हम जाति पाति को नहीं देखते हैं, हम धर्म को नहीं देखते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है ना तो लोग अपना जाति भी देखेंगे, धर्म भी देखेंगे, यानी जैसे कि उनसे उनकी रिश्तेदारी ही होनी, मतलब शादी ही करनी है कुल मिलाकर के, इस तरह से चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं। और एक विचारधारा, एक धर्म के लोग, जिस धर्म को ज़्यादा मानने वाले लोग होंगे, अगर उस धर्म से कोई व्यक्ति खड़ा हो गया तो ज़्यादा संभावना रहती है कि वो व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा। बड़े स्तर पे देखने की ज़रूरत नहीं है, गांव के स्तर पे देखिए, गांव में अगर आपके गांव में प्रधानी का चुनाव, जाहिर सी बात है कि होता ही होगा, और अगर आपके गांव में जिस भी कम्युनिटी से ज़्यादा लोग बिलोंग करते होंगे, उसी कम्युनिटी के लोग
ज़्यादातर जो प्रधानी का चुनाव है वो जीतते होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या अधिक है और वो लोग अपनी कम्युनिटी को छोड़ करके दूसरी कम्युनिटी को जो है वोट क्यों देंगे। तो इसी तरह जो ये एग्जाम्पल है वो यहाँ आपको बताया गया है। चूँकि लड़कों की संख्या अधिक है, इस वजह से जो लड़कियाँ हैं उनकी जो है सुनवाई नहीं होती, उनकी बात नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के हिसाब से हाथ उठवा करके चुनाव करवाया गया है। तो चलिए आगे देख लेंगे इससे क्या कुछ बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना कर ले। तो इस तरह की हरकतें कोई ना करने पाए, इस चीज़ की सुरक्षा हमें कौन देता है? तो हमारा संविधान देता है। और ये जो पट्टकथा है इसमें आपको यही सारी चीज़ें बता ही रहे हैं। और हाँ, ये देखिए जैसे इस तरह की जो चीज़ें हुई कि जहाँ पे जिस कम्युनिटी के ज़्यादा लोग हैं वही लोग हमेशा जो है जीत रहे हैं। जैसे यहाँ लड़कों में देखिए, लड़के और लड़कियों में हमेशा लड़के जीत रहे हैं। तो ये क्या कोई स्वस्थ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है? नहीं भैया, ये एक अस्वस्थ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। यानी कि लोकतंत्र केवल नाम मात्र का है, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, बराबरी टाइप का कुछ नहीं है। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? कह रहे हैं कि लोकतंत्रात्मक समाजों में भी बहुमत वाले समूह द्वारा अल्पसंख्यकों पर अनुचित निर्णय थोपे जा सकते हैं। यानी कि जो बहुमत में होंगे उनके द्वारा हो सकता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हों उनके ऊपर मनमानी तरीके के जो फैसले हैं वो थोप दिए जाएं, जिससे उनका नुकसान हो सकता है। यानी कि जो अल्पमत वाले हैं उनसे उनका नुकसान हो सकता है। संविधान हमारा जो है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और बहुमत के प्रभुत्व से रोकता है। तो संविधान की आवश्यकता आपको यहाँ भी समझ आ रही होगी कि हो सकता है जो लोग बहुमत में हैं वो अल्पमत को परेशान करें, लेकिन जो हमारा संविधान है वो अल्पमत लोगों की रक्षा करने की गारंटी देता है और जो बहुमत में हैं उनके ऊपर अंकुश लगा के रखता है। आगे देखिए कि ये जो प्रभुत्व है ये अंतर सामुदायिक यानी कि विभिन्न समुदायों के बीच या अंतः सामुदायिक यानी एक ही समुदाय के भीतर हो सकता है। यानी कि ये जो समस्या है ना, ऐसा नहीं है कि देश विदेश से होगी, अपने ही समूह के भीतर भी हो सकती है और एक दूसरे के समूह के भीतर भी इस तरह की जो समस्या है वो देखने को मिल जाएंगी। तो अगर ये जो समस्या है वो एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के अधिकारों के उल्लंघन पर मामला आता है तो हम इसे क्या कहते हैं? यानी कि एक समुदाय के लोग जब दूसरे समुदाय के जो अधिकार हैं उनको दबाने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह का जो संघर्ष है, इस तरह का जो वर्चस्व स्थापित करने की बात की जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंटर कम्युनिटी। यानी कि जो बहुमत वाले हैं वो अल्पमत वालों को अगर दबाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये क्या है? ये है इंटर कम्युनिटी। जबकि अगर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकें तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतः सामुदायिक वर्चस्व। जैसे बहुमत वाले लोग ही आपस में भिड़े पीले पड़े हैं और एक दूसरे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो क्या है? वो अंतः सामुदायिक यानी इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहलाएगा। तो ये दोनों शब्दावलियां आप याद रखिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, यानी कि देश में संविधान क्यों होना चाहिए, इसका एक तीसरा महत्वपूर्ण कारण आपको बताया गया है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। है ना सोचने वाली बात कि अपने आप से बचाने की बात क्यों की जा रही है। कह रहे हैं कि ये बात सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं और ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान में हमें ऐसी भावनाओं से बचने में मदद करने के लिए कई सारे पॉइंट शामिल किए गए हैं, जिसको समझने के लिए चलिए हम लोग एक पट्टकथा देखते हैं। ये देखिए एक छोटी बच्ची है जिनका नाम है शबनम और वो बेचारी तय नहीं कर पा रही हैं कि हम सीरियल देखें या फिर पढ़ाई कर लें जिससे हमारा एग्ज़ाम में जो है अच्छा मार्क्स बन जाए। तो देखिए जो शबनम छोटी बेबी है वो क्या करें? कह रही कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती, पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय भी नहीं पढ़ पाऊंगी। तो बेचारी ना बहुत ही गहरे असमंजस में पड़ गई है कि अपना सीरियल देखूँ या फिर पढ़ाई कर लूँ, कल एग्ज़ाम है। आगे देखिए शबनम जो है वो अपने घर वालों के पास जा रही है। कह रही है शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मम्मी उनकी पूछ रही हैं।
तो वो क्या बताएंगी मैम? बता रही हैं कि मुझे ये टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन करता रहेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज रात कोई भी व्यक्ति टीवी ना देखे घर में, तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। तो घर वाले भी बात मान लेते हैं। घर वाले चाहते तो ना मानते, क्या क्यों ना मानते? कि घर वाले बड़े हैं, कह देते कि तुम जाओ अपने रूम में पढ़ो, हम जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं, तुमको इससे क्या मतलब है। लेकिन घर वाले भी समझदार किस्म के लोग थे, तो उन्होंने भी बात मान ली बच्ची की, और उसको मतलब टीवी कोई भी नहीं देखा। बाद में जाकर के कल एग्ज़ाम में फिर वो जब लिखने लगती है, तब इसी चित्र में दिखाया गया था, मैंने उसको लिया नहीं है, वो सोच के खुश होती रहती है कि अच्छा हुआ कि मैंने टीवी मैंने ना देख करके अपना ये चैप्टर पढ़ लिया। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। आगे देखेंगे हम लोग। तो जो हमारा संविधान है वो हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि जो दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स है वो बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को शासन सौंप देना चाहिए या फिर फौजी शासन को लाना चाहिए। ठीक है, यानी कि भावनाओं के आवेश में बह करके ऐसे लोग हैं, आपको अगर आप अपने समाज में आसपास देखेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो ये चाहते हैं कि वही व्यक्ति ही सर्वे सर्वा है, उसी व्यक्ति में ही सारी शक्तियाँ विद्यमान है, वही सबका करता धरता है, उसी के हाथ में सारा शासन अगर सौंप दिया जाए तो सारी जो व्यवस्था है वो सुधर जाए, वो मतलब कि सारी की सारी व्यवस्था जो है वो एकदम सही हो जाएगी। अब मैं एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल ले रही हूँ। लोग मतलब इस तरह की बातें करते हैं, हालांकि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किसी को अपने इसमें डिकोड करना ठीक होगा या नहीं होगा। चलिए ठीक है, नाम नहीं लेते। देखिए, एक टीचर हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, और आप देखेंगे कि अक्सर उनको लोग देख करके बोलते हैं कि इन्हें ना एजुकेशन मिनिस्ट्री में मतलब मिनिस्टर बना देना चाहिए, नहीं शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए, जिससे जो शिक्षा की व्यवस्था है वो पूरी तरह से सुधर जाएगी। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एक और टीचर हैं, इन्हें तो प्रधानमंत्री ही बना देना चाहिए, जिससे फिर पूरी देश की जो व्यवस्था है वो मतलब कि एकदम सही हो जाएगी। अब देखिए, ये मतलब कि बहुत ऊंचे मतलब कि ये होता है ना कि एक बहुत ही हल्के स्तर की चीज़ें हैं कि आप किसी एक व्यक्ति को आज देख रहे हैं और देख करके आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, यही व्यक्ति सबसे अच्छे व्यक्ति हैं पूरे भारत देश में, इनसे अच्छा कोई नहीं है नीतियों को बनाने में और मतलब कि लोगों के बारे में सोचने को लेकर के। लेकिन आप जानिए इस बात को, अभी वो व्यक्ति इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उनके पास पावर्स नहीं है। असली जो व्यक्तित्व है वो तब निखर के आता है जब हाथ में पावर होती है। ये बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि आप देखेंगे कि बिना पावर के, मैंने पहले भी बताया, आज भी कह रहे हैं कि बिना पावर के हर व्यक्ति नैतिक हो सकता है। जब पावर्स मिल जाए ना, तब दिखती है कि सामने वाला व्यक्ति कितना नैतिक है और कितना नहीं। तो पावर्स नहीं है तब तक तो हमें वो व्यक्ति बहुत अच्छे दिख रहे हैं कि हाँ, अगर इन्हीं के हाथ में पूरा देश का जो शासन है वो दे दिया जाए तो हो सकता है कि हमारे देश की जो समस्याएं हैं वो उनसे हमें निजात मिल जाए। लेकिन जब पावर्स आ जाएंगी तो हो सकता है कि वही व्यक्ति कल को तानाशाही पे उतर आए और अपने मनमानी तरीके से सारे काम को करने लगे। तो भले ही हम लोग भावनाओं के आवेश में बह करके इस तरह से सोचने लगते हैं कि देश में तानाशाही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे, किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में शासन चला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे, लेकिन आप जानिए कि अंततः ये हमें बर्बादी की ओर ले जाएगा। किसी भी एक व्यक्ति को भगवान नहीं माना जा सकता है कि वही सबसे अच्छे व्यक्ति होंगे, वही सब कुछ कर ले जाएंगे अच्छे से। तो लोकतंत्र को लोग लेकर के भले ही लाख बुराइयां कर ले, लेकिन लोकतंत्र जो है ना वो तानाशाही, निरंकुश शासन और किसी मतलब कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से लाख गुना अच्छा है। ये उसी तरीके से है जैसे वर्तमान में आप देखें कि हम लोग जो कार चला रहे हैं, जो अपनी बाइक चला रहे हैं, उसको देखिए। आज हम लोग कार और बाइक चला रहे हैं, हम लोग कहाँ से आगे आए हैं? हम लोग पहले बैलगाड़ी पे चला करते थे। तो सपोज दैट हम लोगों ने उन्नति कर करके आज 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स डेवलप कर ली है।
तो अगर आज हमारे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में किसी भी तरह की कोई खराबी आएगी, तकनीकी खराबी या और भी कोई खराबी आएगी, तो हम लोग उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ना कि सब कुछ छोड़ के हम लोग बैलगाड़ी से चलना स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक उसी तरह से हमारा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी है। लोकतंत्र में जो खामियां हैं हमें उनको सुधार करने की ज़रूरत है। हमें जो पुरानी व्यवस्था है यानी कि तानाशाही वाली जो व्यवस्था है उसको लाने के बारे में कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप थोड़ा गौर से सोचें। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। और अभी कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट भी निकल करके आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अब लोगों के भीतर ना मतलब कि किसी एक व्यक्ति को सारी पावर दे देने का जो मतलब कि होता है ना कि इस तरह की चीज़ें जो है वो लोगों को ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं। लोग तानाशाही को ज़्यादा पसंद करना स्टार्ट कर दिए हैं, जबकि ये आने वाले टाइम में किसी भी देश के लिए बहुत हानिकारक होने वाला है। स्वस्थ समाज उससे नहीं रह पाएगा। आगे देखिए, इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। तो कभी भी तानाशाही किसी भी देश के लिए कहीं से कहाँ तक अच्छा नहीं माना जाता है। आगे देखिए, एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचा के रखता है। ये ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान से देख लीजिए। यही सारे पॉइंट्स थे जो हमने आज की वीडियो में देखा। आज की वीडियो थोड़ा कंसेप्चुअल थी, जो हमें समझने की ज़रूरत थी। कल की जो वीडियो आएगी वो संविधान का सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें हम लोग टोटली भारत के संविधान की बात करने वाले हैं। तो ये सारी वीडियोज़ के साथ आप हमारे साथ बने रहें। हम अब इसको ऐसे ही चलाएंगे। क्लास 8 की पॉलिटी बहुत कंसेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे तो फिर आपकी जो पॉलिटी है वो कभी नहीं सही होगी। हम लोग पहले 1-2 दिन कंसेप्ट देखेंगे चैप्टर के, उसके बाद फिर उसका जो MCQ है उसको करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से अब ये क्लासेस चलती रहेंगी रेगुलर। आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए, अपनी जो पॉलिटी है उसको मजबूत करिए। इसी चैनल पे हम लोग सीटेट के लिए जो हमारी हिस्ट्री है उसको भी मतलब चला रहे हैं। तो अब इस समय SST को लेकर के यानी कि सामाजिक अध्ययन जो पेपर 2 है सीटेट के लिए, उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों क्लासेस अल्टरनेट डेज पे चल रही हैं। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो आप लगातार निरंतर जो है पढ़ाई करते रहें, तब जा कर के शायद सिलेबस कवर कर पाएंगे। चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगला जो वीडियो आएगा वो हिस्ट्री का आएगा और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।